अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ज़ियाबीतस के साथ कैसे जिएँ, ये है हमारा प्रोग्राम। हर थर्सडे को लेके आते हैं डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान की तरफ से। हमारे साथ हैं डॉक्टर मोहम्मद इम्तियाज़ हसन, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहते हैं शो में। और आज हमारे साथ बतौर डायबिटीज़ एजुकेटर, मगर असल में है ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, और नाम है इनका मिस अनवर। और पहला नाम जो है ना एकदम मेरा ज़हन से उतर गया, मिस साजिदा अनवर। मिस देखिए, मेमोरी जो है ना गर्मी में, और लाहौर का मौसम ऐसा चेंज हुआ है कि हम इस वक्त नाजरीन स्टूडियो में मौजूद हैं और स्टूडियो में लाइट्स भी जल रही हैं और गर्मी का एहसास भी हो रहा है, और इसमें मैं मिस साजिदा अनवर का नाम भूल गया। मैं माजरा चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, आज के प्रोग्राम में मिस साजिदा के पास भी सवाल हैं और मेरे पास भी कुछ सवालात हैं। और डॉक्टर साहब, इससे पहले कि मैं वो सवाल पूछूं जो यहाँ पे हैं, ये जो 1 मार्च आ गई और मौसम बहार का आ गया, तो वैसे तो बहार के मौसम से बड़ी अच्छी उम्मीदें होती हैं, लाहौर में जश्न बहारा भी होता है, मगर बहार के मौसम के कुछ एडवर्स इफ़ेक्ट्स भी लोगों पे हो जाते हैं। उसके मुतालिक थोड़ा सा बताइए, और डायबिटिक्स जो हैं उनके मुतालिक भी बताइए। और बाद में मैं मिस साजिदा से पूछूंगा कि क्या लोगों के मूड मिजाज पे भी मौसम के असरात होते हैं, मगर ये बाद में। पहले डॉक्टर साहब, बहार का मौसम, स्प्रिंग, और पेशेंट्स पे जनरली क्या होता है, और डायबिटिक्स पे भी कोई असर होता है? डायबिटिक पे तो असरात कुछ इसमें तो क्लियर कट तो नहीं है, लेकिन मार्च वाला मौसम है कि इसमें हम जो टाइप 1 के केसेस के ज़्यादा डायग्नोसिस होता है। हाँ जी, इसके अंदर क्योंकि जो मार्च अप्रैल के मौसम के अंदर कुछ इन्फेक्शंस ऐसी होती हैं जो वायरल होती हैं, बच्चों के अंदर होती हैं, जिनको बिकॉज आपको पता कि टाइप 1 ऑटोम्यून होती है, उसके साथ फिर ऑटोमीन, क्योंकि टाइप 1 भी डायबिटीज़ ऑटोमीन है, तो उसके साथ इस मौसम का कुछ ताल्लुक़ है। तो दूसरा जो मार्च के अंदर जो होता है वो मेरे ख्याल से मिस साजिदा के फील्ड से ज़्यादा रखता है कि नहीं सर, वो जो पोलन्स के लिए लोगों पोलन्स और के साथ, ये इस्लामाबाद वाले तो बहुत ही चीखो पुकार करते हैं। एस्थमेटिक जो होते हैं उनको बहुत पोलन काउंट जो होता है एटमॉस्फेयर के अंदर, पूरी दुनिया में वेदर रिपोर्ट के साथ पोलन काउंट भी दिया जाता है, तो पोलन काउंट हाई हो जाता है इस्लामाबाद में ख़ास तौर, क्योंकि वहाँ पे पूरे एक सेक्टर के अंदर जंगल है, जिसकी वजह से पोलन लेवल उसका हाई होता है, और जो अस्थमा के जो हैं वो रिकरेंस लेवल ज़्यादा हो जाता है, बार बार एपिसोड्स हो सकते हैं, तो बड़ा केयरफुल होने की ज़रूरत है। और तीसरा कि इसमें मौसम में क्योंकि थोड़ी सी गर्मी का एलिमेंट भी होता है, तो हेपेटाइटिस जो ए जो इन्फेक्टिव होता है, यानी एक दूसरे जो खाने पीने की चीज़ों से फैलता है, मैं बी और सी की बात नहीं कर रहा, हेपेटाइटिस ए है, तो वो उसका भी थोड़ा सा इंसिडेंस ज़्यादा हो जाता है, डायरिया का इंसिडेंस ज़्यादा हो जाता है। तो अच्छा, ये डायरिया वाला क्यों डॉक्टर साहब? क्योंकि लोग, सर्दियाँ होती हैं, पहले रेफ्रिजरेटर से बाहर भी खाना पड़ा रहता है, तो लोग अभी केयर नहीं करते, रेफ्रिजरेटर में नहीं रखते, शायद वो इसलिए जल्दी पॉइजनिंग का एलिमेंट ज़्यादा हो जाता है, प्री फॉर्म टॉक्सिन ज़्यादा होती हैं, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा होता है। और उसमें एक और जो बड़ा होता है कि बाज़ औक़ात को वो ये होता है कि लोग कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। कई दफ़ा मौसम इतना सर्द हो जाता है, लोग उसी मौसम में शर्ट्स की तरह निकल लें, टी शर्ट्स में निकल लें, थोड़ी सी सर्दी लग जाती है, कभी गर्मी एकदम टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, तो एक काइंड ऑफ कन्फ्यूजनल या ट्रांजिशनल स्टेज वो चल रही होती है। लेकिन जो बहार आती है तो उसके साथ उसके जुनून भी लौट आता है। तो ये थी बात मैं जो मिस को कहा था ना कि मैंने आपसे पूछना है, ये आप सही कह रहे हैं। तो जैसे फैज़ ने कहा था, बहार आई तो जैसे जक बार लौट आए हैं, फिर दम से वो ख्वाब सारे, वो शबाब सारे। तो फैज़ ने इसको पॉइंट आउट किया है, और इसके साथ जो जुनून, जो बाइपोलर हैं, उनके भी जो तेज़ी वाला एलिमेंट जिसको कहते हैं वो ज़्यादा हो जाता है, इसमें इंसिडेंस ज़्यादा होता है। सर्दियों में डिप्रेशन का जो एलिमेंट वो ज़्यादा होता है। इट्स वेरी मच रिलेटेड विद द सीज़न। तो इसमें हर मौसम के अपना रंग है उसको। और मैंने आपसे पूछना था, डॉक्टर साहब ने सारा बयान कर बता दिया। थैंक यू सर कि आपने इसको कवर किया। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल फिर अब डायबिटीज़ वाला खालिस। ज़फ़ीर अहमद हैं, ये कहते हैं कि मैं मैट्रिक का स्टूडेंट हूँ, टाइप 1 डायबिटिक 7 साल से हूँ। तो अगर 16-17 साल के भी हों तो 10 साल की उम्र में इसका मतलब है इनको डायबिटीज़ डायग्नोज हो गई थी टाइप 1, क्योंकि 7 साल से इंसुलिन लेते हैं 4 मरतबा रोज़ाना। और पिछले एतवार को ये अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने गए और काफ़ी क्रिकेट खेली, पूरी जो है मैच खेला,
और मैच खेलने के दौरान इनको लगा कि इन्होंने कुछ ज़रूरत से ज़्यादा फटीग कर ली है, ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली है, और इनके सर में हल्की हल्की दर्द हुई पहले, फिर जिस्म कपकपाने लगा, फिर इनका दिल डुबडुबाने लगा और फिर ये बेहोश हो गए। अच्छा। हाँ जी। और जब इनकी आँख खुली तो इन्होंने अपने आप को हॉस्पिटल के बेड पे पाया, मगर इनको याद कुछ नहीं कि जब ये बेहोश हुए और उससे लेके अस्पताल तक कैसे आ गए, इनको कुछ पता नहीं है। ये बड़े परेशान हैं, घर वाले भी परेशान हैं और इनको समझ नहीं आ रही कि कोई ज़हनी मसला है, क्या हुआ है। कहते हैं प्लीज़ मेरी रहनुमाई करें। हाँ, बड़ा इसमें ये बड़ा केस है जिसको हम कहते हैं टाइप 1 ऑब्वियसली है, इंसुलिन बेजल बोलस थेरेपी पे, जैसे हम कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि एक शॉट उनको लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन का दिया जाता है और फिर 3 शॉट मील टाइम इंसुलिन के दिए जाते हैं। अच्छा, इसमें एक जो पॉइंट मुझे ऐसे लगता है ऐसे है कि इन्होंने इंसुलिन लगाई, खाना शायद पूरा नहीं खाया, पूरी तरह नहीं खाया, लेकिन खा भी लिया हो तो इन्हें स्टर्नस एक्सरसाइज की है जिसकी वजह से बॉलिंग वगैरह की है या जो भी दौड़ लगाई है, फील्डिंग की है, तो इससे इनका जो शुगर लेवल है वो नीचे की तरफ आया, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका शुगर लेवल नीचे की तरफ जाता है। तो अच्छी बात होगी, अच्छी बात है, लेकिन उसको हमें कवर देना चाहिए। जब आप इसके मैं अभी थोड़ी सी इसके बचाव की हम बात करेंगे आइंदा, जो लोग ऐसे प्रॉब्लम का शिकार होते हैं हमने कैसे बचना है, तो उसमें हम इनका जो पहले एनालिसिस हम कर लेते हैं कि इनको शुगर लगता है लो हुई है, और जब इनका जिस्म कांपने लगा और दिल डुबडुबाने लगा और ये बेहोश हो गए तो ऑब्वियसली ये लो ब्लड शुगर की अलामत लगती है, हाइपोग्लाइसेमिक शॉक में गए और हॉस्पिटल में लेके गए तो उनको होश आया, जो उनको इमरजेंसी ट्रीटमेंट दिया गया। तो उसकी वजह से एक टेम्परेरीली, क्योंकि आप देखें कि ब्रेन की जो ग़िज़ा है वो ग्लूकोज है, ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज, दो चीज़ें ब्रेन यूटिलाइज करता है अपने एनर्जी लेवल को मेंटेन करने के लिए। तो ग्लूकोज तो कम हुई, ऑक्सीजन तो थी, तो एक टेम्परेरी एमनीजिया जिसको हम कहते हैं, यादाश्त का वक्ती तौर पे थोड़ी देर के लिए ये हो सकता है। उनका दिमाग जो यादाश्त के साथ रिलेटेड है वो उसके साथ वो इफेक्ट हुआ, और लेकिन बाद में ये चीज़ें जो इन्होंने रिकवर की हैं तो आहिस्ता आहिस्ता उनकी मेमोरी में आना शुरू हुआ था, ये हुआ। लेकिन टेम्परेरीली एक एमनीजिया का फेज़ आ सकता है, ब्लैकआउट हो सकता है कि इनको यादाश्त वक्ती तौर पर जो है वो इनकी जो है वो वक्ती तौर पे चली गई, लेकिन बाद में अल्लाह का शुक्र है कि वो वापस आ गई। हाँ, इस बेहोश इसलिए हुए कि जब भी हम ख़ास तौर पे टाइप 1 या किसी भी डायबिटिक पेशेंट की हम बात करते हैं, हम कहते हैं कि जब भी आप एक्सरसाइज के लिए जाएं तो फौरी तौर पे आप एक्सरसाइज, लोग ऐसे करते हैं कि दोपहर का खाना खाया हुआ तो जो एक्सरसाइज का टाइम है 3-4 बजे वो लोग एक्सरसाइज पे चले जाते हैं जी। तो इनको चाहिए कि कोई भी एक्सरसाइज शुरू करने से पहले कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग स्नैक्स होंगे, यानी नशास्ते वाला स्नैक लें। कुछ लोग कहते हैं जी मैंने वो एक मुर्गे की टांग पड़ी थी वो मैंने खा ली, प्रोटीन खा ली, उसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो हमें कार्बोहाइड्रेट वाला इनटेक वाला, जैसे आप कोई स्लाइस ले लें, कोई फ्रूट ले लें, कोई रोटी का पीस ले लें। तो प्रोटीन खाने से ग्लूकोज नहीं मिलेगा? प्रोटीन खाने से ग्लूकोज नहीं मिलेगा, ग्लूकोज आपको मिलेगा उससे कार्बोहाइड्रेट के लेने से। तो कोई भी एक्सरसाइज करने से, स्टर्नस एक्सरसाइज करने से पहले लाजमी तौर पे जब आप एंटिसिपेट करें कि ये मेरी एक्सरसाइज इसमें मुझे देर लगेगी, या ख़वातीन जैसे बाज़ार में जाती हैं और वो चलती रहती हैं, उनको शॉपिंग के शौक़ में पता ही नहीं चलता कि मैंने कितना घूम लिया, कितना फिर लिया, तो उनकी भी शुगर इस तरह लो हो जाती है। तो इससे बचने के लिए कि आप कुछ ना कुछ कार्बोहाइड्रेट वाला यानी नशास्ते वाली चीज़ आपने लेके फिर आपने अपना काम शुरू करना है, कोई स्पोर्ट्स करनी है, बाज़ार में जाना है, घर से निकलना है, और आपको जब आपको पता नहीं मैंने कितना देर लगेगा, तो इसमें लाजमी तौर पे से एहतियात करके। और दूसरा ये है कि अपने पास एक तो आपके किसी दोस्त या साथी को जो गेम कर रहा है उसको पता होना चाहिए कि ये मेरे जो साथी ये डायबिटिक, इसको ये प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपके दोस्तों को या साथियों को पता नहीं है तो वो हो सकता है इसको और तरीके से लें और कुछ और तरीके से ट्रीट करने की कोशिश करें। और इसमें है कि आपके पास इमरजेंसी तौर पे, जैसे अब आपको इनको हुआ कि इनका सर घूम रहा है या दिल डुबा रहा है, तो फौरी चाहे कोई जूस वगैरह कोई चीज़ फौरी तौर पे फर्स्ट एड के तौर पे ये ले लेते, तो इस एपिसोड से गुजरने से बच जाते। बिल्कुल। तो ये हमें कुछ प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत होती है, ख़ास तौर पे जब हम वर्जिश में अनकस्टम फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, जिसके हमें आदत नहीं होती, ज़्यादा कर लेते हैं, तो उसमें ये इश्यूज़ आते हैं। तो हमें हाइपोग्लाइसीमिया यानी ये लो ब्लड शुगर का क्लासिकल केस है, और इसमें वो बेहोशी की तरफ गए हैं। इसकी वजह ये थी वर्जिश ज़्यादा की, शुगर लेवल लो हुआ,
कार्बोहाइड्रेट जिसम में नहीं था, लिया नहीं हुआ था, तो उसकी वजह से ये सारा मसाइल। डॉक्टर साहब इनको फिर इंसुलिन नहीं लेनी चाहिए थी? इंसुलिन तो लें अपनी जैसे भी है वो रूटीन में। अच्छा, एक और बड़ी गलती है जो हमारे पेशेंट्स ये करते हैं कि वो आज शुगर लो होगी ना तो उन्होंने इंसुलिन को छोड़ देते हैं, मुस्तकिल छोड़ देते हैं। तो और चाहे उनकी शुगर हाई रहे, जी मेरी आज उस दिन शुगर लो हुई थी तो मैंने दवाई छोड़ दी थी, तो ये बिल्कुल गलत प्रैक्टिस है। एक तो अपने डॉक्टर से रब्ता करें, उसकी डोज में आपके लाइफस्टाइल के अंदर वो आपको सजेशन देगा कि कहाँ पे आपने तब्दीली करनी है, इंसुलिन की डोज को कम करना है। और आप पैटर्न को देखें, क्या मुसलसल रोज़ ही लो होती है कि इस एक दिन लो होगी, एक दिन 2 दिन लो होना तो इंसिडेंटली कभी हो सकता है उसमें हो, लेकिन ये एक मुस्तकिल तौर पे दवाई बंद करना ये बहुत बड़ी भयानक गलती करते हैं, जिससे शुगर लेवल डिस्टर्ब हो जाता है और प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो जिसको हम हमेशा कहता हूँ कि डायबिटीज़ का जो इलाज है ये बड़ा आपको डिसिप्लिन बनाता है, आपको टारगेट ओरिएंटेड बनाता है आपके बिहेवियर के अंदर, लेकिन इट्स जस्ट लाइक वॉकिंग ऑन द टाइट रोप। ठीक है, एक तने हुए रस्से पे चलने के मुताबिक, जैसे आप छतरी से बैलेंस के एक बांस के ज़रिए आप बैलेंस को बरकरार रखते हैं तो आप वो खाई पार कर सकते हैं। तो ये उसी तरह है, हमें अगर हम अपनी शुगर को ऊंचा रखते हैं तो वो भी प्रॉब्लम है, नीचा रखते हैं तो भी प्रॉब्लम है। बैलेंस तरीके से, बैलेंस अप्रोच से हमने चलना है। मुझे डॉक्टर साहब रिकैप करने दें। एक तो आपने ये फरमाया कि कोई खातून शॉपिंग पे जाएं, कोई ज़्यादा वॉक कर ले, कोई एक्सरसाइज जो हम आम तौर पे नहीं करते वो अगर हम कर रहे हैं तो पहले आप अपना मील लेके जाएं और मील में ये कोशिश करें कि निशास्ता दार खुराक खाएं। उसमें डॉक्टर साहब केला भी खा सकते हैं? केला भी खा सकते हैं, केला भी खा सकते हैं। तो ये जो प्रोटीनेशियस डाइट्स हैं, जैसे आपने लेग पीस का जिक्र किया, वो फ़ायदा नहीं देती, बल्कि कोई इस तरह निशास्तदार खुराक खा के जाएँ। 1 नंबर 2 आपने ये भी फरमाया कि ऐसी एक्सरसाइज, ऐसी एक्टिविटी ना करें जो आपकी रोज़मर्रा से कहीं ज़्यादा हो, जो बॉडी को आदत नहीं है, और उसके हिसाब से आपने एडजस्ट भी नहीं किया अपने यूनिट्स। और फिर उसके साथ आपके पास कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए, मिसाल के तौर पर कोई जूस होना चाहिए, कोई फल होना चाहिए, कोई स्वीट होनी चाहिए। और चौथी चीज़ ये है कि आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं उनको पता होना चाहिए कि आप डायबिटिक हैं। बाज़ लोग ना, बाज़ मुल्कों में कुछ लोग ब्रेसलेट पहनते हैं, कुछ लोग अपने उनका टैग गले के अंदर लिखा होता है कि हम डायबिटिक, तो उनका साथ इमरजेंसी नंबर भी लिखा होता है और उनका डॉक्टर का कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखा होता है। तो मेरे ख्याल से ख़ासतौर पे ब्रेसलेट वाला जो आइडिया है वो काफ़ी बेहतर है, उनको पहनना चाहिए। और कुछ कार्ड या उनकी जेब में हो, कभी खुदा न खास्ता ऐसा पाया जाए तो उनको पता होना चाहिए जो उनके इमरजेंसी जो कवर दे रहे हैं कि ये बंदा डायबिटिक है तो उसको हमने कैसे हैंडल करना है। और 5वीं चीज़ आपने ये कही कि अब जो शुगर लो हुई थी इसका ये मतलब नहीं है कि अब आप अपनी इंसुलिन दवाई छोड़ दें, बल्कि फ़ौरन अपने डॉक्टर से रब्ता करें और एनालाइज करें कि क्या वजूहात थी। जी बिल्कुल, बिल्कुल ठीक हो गया डॉक्टर साहब। मिस साजिदा जी बिल्कुल, सर ने अभी जैसे जवाब दिया, एक इत्तेफाक है कि फ़ीमेल के ही सवाल हमारे पास हैं आज, और आपने फ़ीमेल के हवाले से बात भी की कि किस तरह से उनकी अगर वो डायबिटिक हैं तो किस तरह से इफ़ेक्ट हो सकती हैं ज़्यादा वॉक करने से या अगर वो एहतियात नहीं करती हैं। सबसे पहले हमारे पास सवाल है, तैयबा अली पूछती हैं कि मुझे टाइप 1 डायबिटीज़ है, मैं इंसुलिन यूज़ करती हूँ, एपिड्रा 8 यूनिट बिफोर 3 मील्स और लेंटेस 20 यूनिट रात को सोने से पहले। मेरी शुगर ज़्यादातर लो जो है वो मिडनाइट में होती है या फिर ब्रेकफास्ट के बाद होती है। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए कि क्या मुझे मेडिसिन लेने की ज़रूरत है ताकि मैं अपनी किडनी और हार्ट को सेफ रख सकूं? मुझे इस मामले में रहनुमाई फरमाएं। इनके 2 क्वेश्चन है। एक तो इनका जो शुगर लो होने वाला मामला है कि शुगर इनकी लो होती है, मिडनाइट पे लो होती है और आफ्टर ब्रेकफास्ट लो होती है, उसको हम एनालाइज करते हैं। दूसरा इनका जो प्रॉब्लम ये है, ये पूछ रहे हैं कि कोई मुझे प्रोटेक्टिव मेजर्स क्या करूँ, कौन सी ऐसी अद्वियात लूँ ताकि मेरे गुर्दे बचे रहें और ये मेरे मामला दुरुस्त हालत में चलते चले। इसमें हम जो पहले था कि मिडनाइट हाइपोग्लाइसीमिया क्यों हो रहा है। एक तो इनका या तो रात की जो इंसुलिन की डोज है, ये जो एपिड्रा ले रही है, जो शॉर्ट एक्टिंग है, ये मीन टाइम इंसुलिन, इसकी डोज को कम करने की ज़रूरत है। सही। तो ताकि उनको जो रात को आधी रात को जो शुगर कम होती है वो उससे बचा जा सके। नहीं है तो अपने मील को बेड टाइम स्नैक, कोई छोटा सा स्नैक ले ले फ्रूट की शक्ल में, उससे भी ये बच सकती है। और जो सुबह के वक्त इनकी जो शुगर ब्रेकफास्ट के बाद लो होती है, लगता है कि इनका ब्रेकफास्ट बहुत थोड़ा हल्का सा है, कोई रस्क वगैरह लेते हैं, चाय का कप ले लिया या कोई, हाँ इसमें जैसे हम कुछ लोग चाय का कप और सिर्फ बॉयल अंडा ले लिया, तो इसमें क्योंकि निशास्ता नहीं है, सिर्फ चाय है, तो उससे भी इंसुलिन पूरी डोज ले ली तो उससे भी शुगर लो हो सकती है। तो उसको हमने अपने नाश्ते को कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग नाश्ता बनाएं, अच्छा नाश्ता कर लें और उससे भी इससे बच सकते हैं।
अगर फिर भी हो रहे तो फिर इसकी जो एपिड्रा है, जो शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन है, उसको कम करें, तो उसकी डोज को एडजस्ट किया। दूसरा ये कि बाज़ औक़ात हम टाइप 1 पेशेंट के अंदर है जो प्रॉब्लम आता है वो किडनी का प्रॉब्लम, यानी माइक्रोएल्ब्यूमिन आता है, तो उसमें हम अगर वो आता है हम चेक करते हैं। 5 इयर्स तक टाइप 1 डायबिटिक के अंदर हम कोई ऐसा टेस्ट नहीं करते, माइक्रोएल्ब्यूमिन यूरिया इस तरह के, या आई की स्क्रीनिंग नहीं करते, लेकिन टाइप 2 में हम पहले दिन से करते हैं। 5 साल तक, क्योंकि टाइप 1 के ऑनसेट तक इनके चांसेस नहीं होते, तो 5 साल के बाद इनको अपना जो आँखों का टेस्ट और उसके बाद गुर्दों का टेस्ट यूरिन फॉर माइक्रोएल्ब्यूमिन वो करवाना चाहिए। अगर वो पॉजिटिव आता है तो फिर हमें कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो बेसिकली हैं तो ब्लड प्रेशर की अद्वियात, लेकिन उसको लो डोज में हम देते हैं कि किडनी को डैमेज से बचाने के लिए। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, मैं एक दो सवाल, ये जो इन्होंने हाँ, ज़िमनी सवाल। एक डॉक्टर साहब ये सवाल है कि ये सुबह जो इनकी शुगर लो होती है तो क्या ये मुमकिन है कि ये लेंटस के यूनिट ज़्यादा ले रही हूँ? 1 क्वेश्चन इज दिस। नंबर 2 सवाल ये है कि क्या ये भी मुमकिन है कि नाश्ता देर से कर रही हूँ? सुबह अगर इनकी जो मिडनाइट, एक तो उनका है मिडनाइट लो होती है और दूसरा है कि ब्रेकफास्ट के बाद लो होती है। मिडनाइट का जो देखे लो हो रही है ना, क्योंकि मुझे लगता है ऐसे कि क्योंकि वो उस वक्त एपिड्रा यानी उसके ग्लूलिसिन के अंडर इन्फ्लुएंस होता है, क्योंकि वो शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। जो लेंटस है बेजल इंसुलिन है जिसका प्रोफाइल एक उसमें पीक नहीं है, पीक सिर्फ एपिड्रा के अंदर है, तो उसके अंदर जो हाइपोग्लाइसीमिया उसके साथ ज्यादा है, एपिड्रा के साथ, लेंटस के साथ कम है। लेकिन लेंटस के साथ अगर हाइपोग्लाइसीमिया वो तकरीबन अर्ली मॉर्निंग ऑफ आवर्स में होगा, जिस वक्त नाश्ते के वक्त बैठेंगे उस वक्त उसका इफेक्ट आएगा, क्योंकि जो एपिड्रा का इफेक्ट है वो मैक्सिमम उस वक्त मिडनाइट पे तकरीबन पीक पे होता है, या उस वक्त शुगर उसके चांस ठीक हो गया। और अगर ये नाश्ता डिले कर लेती हैं तब भी मुमकिन है? तब भी मुमकिन, फिर वो अंडर द इन्फ्लुएंस वो उसका होगा इनका लेंटस के। लेंटस के, ये क्लैरिटी आ गई डॉक्टर साहब। मेरी बारी, या आप एक और सवाल करना चाहती हैं? सर फिर मैं दूसरा करती हूँ, आप 2 इकट्ठे कर लीजिएगा ताकि हमारा बैलेंस मेंटेन रहे। दूसरा सवाल सर फीरा अकबर है, जो ये जानना चाह रही हैं कि उनको टाइप 2 डायबिटीज़ है और वो ये बता रही हैं, रिपोर्ट कर रही हैं कि उनकी शुगर जो है वो हमेशा लो रहती है, यानी 100 या मैक्सिमम होती है तो 120, और वो भी बहुत ज़्यादा खाने के बाद। तो वो ये जानना चाहती हैं कि मेरी एज जो कि 23 है, तो मैं कभी कभार अपने तौर पे ग्लूकोफेज खा लेती हूँ और कभी नहीं खाती, तो ये टाइप 2 अकॉर्डिंग टू डॉक्टर डायग्नोसिस, अकॉर्डिंग टू हर डॉक्टर। अच्छा, उसमें इनका ऐसे है, लगता है ऐसे कि ये डायग्नोसिस को रिव्यू करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर टाइप 2 हैं और टाइप 2 उनको बनाए 23 की एज में, इसका लगता है यार ओवरवेट है, फैमिली हिस्ट्री है, तो इस वजह से उनको टाइप 2 है। और ये देखना पड़ेगा इनका हीमोग्लोबिन A1C क्या है इस बेसलाइन पे, और प्रेजेंटली इनका कोई ट्रीटमेंट नहीं ले रही, इनकी शुगर फिर भी नॉर्मल है, मासवाई ग्लूकोफेज जो कभी-कभी ले। तो ये और इनका ब्लड शुगर फास्टिंग क्या है? सर इतनी डिटेल उन्होंने नहीं बताई, लेकिन एक लेवल बताया है कि 100 वैसे रहता है, फास्टिंग 100 होता है, 100 वैसे रहता है, और बहुत बढ़ जाए तो 120। हाँ, मेरा ख्याल है कोई रेंज में आता नहीं है, आ नहीं रहा, ये रेंज में आ नहीं रहा। इस बेसिकली हमें अपने डायग्नोसिस को, तशखीस के मेयार को रिव्यू करने की जरूरत है, बिल्कुल, क्योंकि हम डायबिटीज उस वक्त लेबल करते हैं जब आपके A1C 6.5 से ज्यादा हो, फास्टिंग 127 मिलीग्राम से 126 मिलीग्राम से ज्यादा हो, और खाने के बाद आपकी शुगर 200 मिलीग्राम से ज्यादा हो, तो फिर हम इसको कैसे हो सकता है ये नॉर्मल हो या प्री डायबिटिक हो, तो इस वजह से इनका जो शुगर लेवल है वो भी मेंटेन है। लेकिन कीप इट अप, अगर ये एक्सरसाइज करें, अगर लेकिन अपना जो हीमोग्लोबिन A1C और ब्लड शुगर फास्टिंग लैब से करवा के और रैंडम करवा के उसका प्रोफाइल हमें भेज सकते हैं, तो हम उनको उसके मुताबिक एडवाइस दे सकते हैं। तो इस पे अभी मैं कहता हूँ ग्लूकोफेज भी बगैर डॉक्टर के मशवरे से ना खाएं, क्योंकि बहुत सारी खवातीन वजन कम करने के लिए ग्लूकोफेज का इस्तेमाल करती हैं। ये क्यों ट्रेंड हो गया? वी कॉल इट ऑफ लेबल यूज, दिस इज नॉट रिकमेंडेड। लेकिन अगर प्री डायबिटीज है, अगर ओवरवेट है, अगर आपका BMI ज्यादा है, तो रिकमेंडेशन तो है, ADA की रिकमेंडेशन है कि आप मेटफॉर्मिन यूज कर सकते हैं, लेकिन वो आपका डॉक्टर शुरू करे। और लेकिन खालस सिर्फ वजन कम करने के लिए प्री डायबिटीज भी नहीं, तो ये ऑफ लेबल यूज है, वी डोंट रिकमेंड इट क्लिनिकली। अच्छा डॉक्टर साहब, कई दफ़ा जो लेडीज़ की क्योंकि बात हो रही है, और अगर कोई डिस्टर्बेंसेस हो मंथली मेंस्ट्रुएशन साइकिल में, और साथ में कोई जो ऐसे डायग्नोसिस भी शायद होते हैं, तो उसमें भी ये ग्लूकोफेज या मेटफॉर्मिन
इसमें एक जैसे कंडीशन है PCOS कहते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, ये बड़ी कॉमन डिजीज़ है जिसमें ख़वातीन का, उसमें उनका आमतौर पे ख़वातीन का वेट ज़्यादा होता है, और हिर्सुटिज्म जिसको हम हेयर ग्रोथ ऑन द फेस जस्ट लाइक मेल्स, वो ग्रोथ उनके हेयर ग्रोथ ज़्यादा होती है। तीसरा उनकी ओवरीज जब अल्ट्रासाउंड किए तो ओवरीज में मल्टीपल सिस्ट्स होती हैं जो, और उसके बाद इन यही जो ख़वातीन है ये इंसुलिन रेजिस्टेंस भी इनके अंदर होती है, यानी इन लोगों को डायबिटीज़ होने का ख़तरा ज़्यादा होता है। तो ऐसे लोगों में हम ऑब्वियसली उनको मेटफॉर्मिन का इस्तेमाल करवाया जाता है। सही। मगर जो भी है वो डॉक्टर के मशवरे के साथ, खुद अपने तौर पे कोई डिसीजन ना करें। सर ये जो कि थोड़ा सा डिफरेंट एक क्वेश्चन हमारे पास आ गया जो अभी आप जिसके बारे में जिक्र कर रहे हैं, इसमें मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या डायबिटीज़ के डायग्नोसिस में भी कोई प्रोविजनल डायग्नोसिस की सूरत हाल हो सकती है? नहीं, उसमें जैसे हमने कई दफ़ा बात की प्रोग्राम में कि बॉर्डर लाइन डायबिटीज़ भी होती है, जिसमें हम क्लियर कट डायबिटीज़ नहीं होते, ग्रे एरिया है। यानी ग्रे एरिया है कि यानी कि आपकी जो फास्टिंग 126 तो नहीं है, लेकिन 100 से और 125 के दरमियान है, और आपका रैंडम 200 से ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन 140 और 199 के दरमियान है। तो ये हम ग्रे एरिया है, तो जिसमें प्री डायबिटिक भी कहते हैं, बॉर्डर लाइन डायबिटिक भी कहते हैं, तो इसमें हम थोड़ा सा है। लेकिन बाज़ औक़ात हम डायग्नोसिस, जो अल्टीमेट डायग्नोसिस है वो आपके शुगर लेवल के साथ, सिम्टम्स के साथ और आपके हीमोग्लोबिन A1C टेस्ट के साथ मिला के करते हैं। बिल्कुल ठीक है। नहीं जी डॉक्टर साहब, अगला सवाल जो है ना वो ये है कि जमाल ज़फ़र साहब है, कहते हैं कि 10 साल से शुगर है, काबू नहीं आ रही, और इंसुलिन पर हैं ये इस वक्त, लेकिन दिन में 1-2 मरतबा ऐसा होता है कि जैसे शुगर कम हो गई। इनका भी डॉक्टर साहब वो हाइपोग्लाइसीमिया वाला मसला लग रहा है, जिस्म कांपता है, लेकिन जब शुगर चेक करूं तो 120 या 130 के दरमियान होती है। मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ, रहनुमाई फरमाएं। ये एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है, और जिसको मैं ये कहता हूँ कि ये ट्रीटमेंट में हर्डल है, बल्कि ट्रीटमेंट इंटेंसिफिकेशन में हर्डल है। जब हम अपना इलाज भरपूर करने जा रहे होते हैं तो पेशेंट इस किस्म के सिम्टम्स के साथ आता है, और पेशेंट डिसहार्ट हो जाता है कि वो तो पहले ही ठीक था, बल्कि अब जब से हम इंसुलिन शुरू की है या दवाई शुरू की है, मेरा शुगर लेवल अच्छा हो गया, मैं उससे बदतर हालत में हो गया हूँ। ये एक बड़ा एक मुश्किल है, और बाज़ औक़ात, अक्सर औक़ात बल्कि जो पेशेंट हैं वो अपना जो ट्रीटमेंट है वो उसको तर्क कर देते हैं, और उसका फिर शाखसाना ये होता है कि वो किसी न किसी प्रॉब्लम का शिकार होते हैं। तो इसको हम बेसिकली सूडो हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। सूडो आपको पता है कि हम फॉल्स चीज़ को कहते हैं, यानी ऐसी चीज़ जिसका कोई वजूद नहीं है, हकीकत नहीं है। और हाइपो शुगर लो को कहते हैं ग्लाइसीमिया, ब्लड में जो शुगर को, यानी ऐसे शुगर का लेवल ब्लड के अंदर जो झूठा लो हो लेकिन हकीकत में ये लो ना हो। तो ये इसकी बाय डेफिनेशन हम इस पे सूडो हाइपोग्लाइसीमिया, और इसमें हम रिलेटिव हाइपोग्लाइसीमिया भी कहते हैं। यानी एक मिसाल के तौर पे अगर हम एक मिसाल दूं, फिर उससे मेरे ख्याल से कुछ आपको ये मामला और बेहतर तरीके से हमारे नाजरीन को भी समझ आ जाए। एक आदमी अगर साइबेरिया से चलता है, जहाँ पे अगर -30 सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, वो चलता है और पाकिस्तान आता है, और जनवरी के शदीद सर्द मौसम के आता है, तो पाकिस्तान का मौसम उसको कैसा लगेगा? बड़े मज़े में, बड़ा मज़े, वो कहिए तो बड़ी गर्मी है। क्यों? वो रिलेटिव हीट को देख रहा है, को जिस सर्दी से वो आया उसके मुकाबले में ये हमारे लिए शदीद सर्दी होगी, लेकिन उसके लिए ये गर्मी का मौसम होगा या बहार का मौसम होगा। तो ये रिलेटिव दोनों का कंपैरिजन में जब इसी तरह वो लोग जो बहुत हाई शुगर लेवल का शिकार होते हैं, मिसाल के तौर पे 300 350 शुगर उनकी रहती है, जैसे ये इन्होंने फरमाया कि इनकी शुगर कंट्रोल में नहीं रहती और मोस्टली इनकी ख़राब रहती है, और अब इन्होंने इंसुलिन शुरू की है। ऑब्वियसली इंसुलिन एक ऐसा टूल है जो शुगर को नीचे लेके आता है। जो ही 110 से 120 पे आता है, क्योंकि जिस्म तो आदी हो चुका हुआ है 300 का, तो जब बॉडी 110 पे जब ये लेवल आता है तो बॉडी इस तरह बिहेव करता है जैसे शुगर लो हो गई है, क्योंकि बॉडी वो डिमांड कर रहा होता है कि मेरे लिए वो प्रीवियस लेवल अचीव किया जाए। यानी ये बैन ही बिल्कुल उसी तरह नशे को जब आप विड्रॉल करते हैं उसी के बिल्कुल मुतरादिफ है ये चीज़, कि जब आप किसी नशे के पेशेंट को उसका नशा छोड़ाते हैं तो एक क्राइसिस से गुजरता है जिसको हम विड्रॉल सिम्टम कहते हैं, जिसको वो हर वो सिम्टम जो उसके होती है, जो बुरी सिम्टम है, जिस्म में दर्दें,
बुरा हाल उसी तरह होता है। बेसिकली हमारा जो जिस्म है वो हाई शुगर का आदी हो चुका है, तो जो वो शुगर लेवल नीचे की तरफ आ रहा होता है तो वो विड्रॉल में चला जाता है पेशेंट, वो घबराता है, उसको वही सिम्टम होती है कि कभी मेरी शुगर लो हो गई, घबराहट होती है, वो मीठे की तरफ लपकते हैं। बहुत सारे लोग वो जूसेस पीना शुरू कर देते हैं, बोतलें पीना शुरू कर देते हैं, और उनका शुगर जब वो 300 पे आ जाता है उनका नशा पूरा हो जाता है, बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो ये एक देखें हम अपने शुगर को ख़राब करना शुरू कर देते हैं, और बहुत सारे पेशेंट जो हैं अपने इलाज को तर्क कर देते हैं कि मैं तो पहले ठीक था, जब मेरी 300 रहती थी, अब 110 पे तो मेरा बुरा हाल हो गया, तो जो उसका जो नॉर्मल है। लेकिन इसमें दो जगह पे गलती है जी, गलती बल्कि एक ही जगह पे ज़्यादा मैं कहूँगा, दूसरी पेशेंट तो उसका हम उस पर ज़्यादा कसूरवार तो नहीं ठहराते। इसमें हमारे जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर उनको ये बताना चाहिए, दो काम उनको करने चाहिए। एक तो ब्रीफिंग देनी चाहिए, पेशेंट को बताना चाहिए कि ये मैं शुरू करने लगा हूँ और ये इस तरह इस के साथ ये प्रॉब्लम हो। जब आपको बहुत सारी चीज़ों को बता दिया जाता है, ब्रीफ कर दिया जाए, तो आपके लिए उसकी जो इंटेंसिटी वो सिवेरिटी काफ़ी कम हो जाती है, बजाय कि आप अपने तौर पे किसी खौफ का शिकार हो। दूसरा कि कभी जैसे हम एक प्रोग्राम में बात गो लो गो स्लो, थोड़े से शुरू करें और स्लोली उसको नीचे लेके आए। हम एग्रेसिवली इंसुलिन शुरू करते हैं और शुगर लेवल एकदम से नीचे धड़ाम से नीचे की तरफ आता है, तो वो भी प्रॉब्लम है। जैसे मैंने कई दफ़ा मिसाल भी देता हूँ कि अगर आप एक चोटी को सर करना चाह रहे हैं तो आप पूरे अपनी गर्दन चोटी को नहीं देख रहे होते, आप अगली चट्टान की तरफ देख रहे होते, छोटे छोटे टारगेट्स के साथ ऊपर चढ़ते हैं। आप अगर ऊपर के देखेंगे फिर आपको चक्कर आएंगे। तो बिल्कुल जब गो लो गो स्लो और स्लोली हम इसको चढ़ाई करेंगे तो फिर हम मंजिल पे भी पहुंच जाएंगे। तो हमें ये गो लो गो स्लो इनके केस में अपनाना चाहिए, इनकी डोज को वक्ती तौर पे कम करें, इनको ब्रीफ करना चाहिए। कोई ऐसी कंडीशन नहीं है जो जानलेवा हो सकती है और ना इसके जिस्म को नुकसान है, ये एक सिर्फ फीलिंग है जो आपका बॉडी आपको रिएक्शन के तौर पे बता रहा है, जो आपका नया शुगर का लेवल आ गया है जो कम है। ज़बरदस्त हो गया जी। मिस साजिदा सर नेक्स्ट हमारे पास सवाल है जवेरिया ज़िया, ये टाइप 1 डायबिटीज़ है इनको, और ये जानना चाहती हैं कि क्या टाइप 1 डायबिटीज़ में भी लीवर जो है वो ग्लूकोज प्रोड्यूस कर रहा होता है? टाइप 1 के अंदर भी ऑब्वियसली उनके अंदर जो लिवर है ना, लिवर को बेसिकली समझ लीजिए एक स्टोर हाउस है, एक गोदाम है। बिल्कुल। अगर हम खाना खाते हैं और हमारा जो ग्लूकोज है, अगर हमें जितना ग्लूकोज की ज़रूरत है हमारी ज़रूरत से ज़्यादा, तो कहीं ना कहीं डिपॉजिट होगा। जैसे आपके पास ज़्यादा पैसे हैं खर्च के बाद तो आप बैंक में जमा करा देते हैं या गले में डाल देते हैं, तो या फिर आप दूसरा कि अगर आपके पास खुराक ज़्यादा है तो आप उसको स्टोर कर लेते हैं। ठीक, तो ये बिल्कुल आपका स्टोर हाउस है जो इमरजेंसी के में काम आता है। तो जब भी कभी खुदा न खास्ता शुगर लो हो, जैसे नॉर्मली जो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हम जैसे इंसान सो रहा है या उसने रोज़ा रखा हुआ है और वो खाना नहीं खा रहा, उसने 10-12 घंटे से कुछ नहीं खाया, आप ये देखेंगे उसका लेवल मेंटेन रहता है, तो वो आखिर ग्लूकोज कहाँ से आ रहा? तो ये हमारा जिगर ही वो ग्लूकोज प्रोड्यूस कर रहा है। तो स्टोर हाउस हमें इमरजेंसी के तौर पे वो दे रहा था, जो हमने मुश्किल वक्तों के लिए बचा के रखा होता। तो टाइप 1 में यही मैकेनिज्म हो रहा होता है। लेकिन जो टाइप 2 के अंदर ये होता है कि खासतौर पर लीकी लिवर, जैसे बात पिछले प्रोग्राम में की थी कि उनका एक्सेसिवली ग्लूकोज प्रोडक्शन हो रही होती है इंसुलिन डेफिशिएंसी की वजह से, तो ऑब्वियसली ग्लूकोज डेफिनेटली लिवर तो बना रहा होता है। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, एक थोड़ा सा ऑफ ट्रैक आपकी बात से मुझे एक सवाल आया। ये आपने कहा कि जिस तरह एडिक्ट्स को विड्रॉल होते हैं, ये वाकई शुगर जो है, चीनी जो है, क्रिस्टलाइन शुगर जैसी हमारे घर में, ये पाकिस्तान में ज़्यादा इस्तेमाल होती है, बाहर के मुल्कों में तो फिर वो एक ब्राउन शुगर भी होती है, यहाँ पे भी ट्रेंड है। और ये भी सवाल फिर इजाफी एक और भी आ गया कि गुड़ और शक्कर के मुतालिक भी बताइएगा। मगर मैं पहले आपसे पूछ रहा हूँ चीनी के मुतालिक कि क्या इसकी वाकई एडिक्शन हो जाती है? डज इट हैव एडिक्टिव वैल्यू एंड शुड इट बी फॉरबिडन इन द हाउस होल्ड? देखिए, इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर। अगर तो आप ट्रूली अगर इसको केमिकल सेंस के अंदर लें, और डेफिनेटली इट इज़ नॉट, ठीक है, एडिक्शन नहीं है। अगर हम चीनी छोड़ना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली हमारे टेस्ट बड एक चीज़ का आदी हैं। जैसे अगर इस तरह तो हम नमक को भी कह सकते हैं, हम हंडिया में नमक हो तो फ़ौरन भागते हैं नमक भी डाला जाए, क्योंकि हमारा जो हम उसके ट्यून अप होता है, हमारा जो बॉडी है, एक जायकेज, हमारे जो टेस्ट बड हैं, उसको हम जब खाने को देखते हैं तो हमारे एक जहन के अंदर एक इमेज बिल्ड होता है, इस खाने के अंदर ये जायका हो सकता है। जो वो जायका नहीं होता हम खाने को रिजेक्ट करते हैं कि ये तो वो चीज़ नहीं है जो मैं खाना चाह रहा था, ये जो मैंने पहले खाई थी।
तो अब इस तरह तो अगर इस लिहाज से देखा जाए तो ये एडिक्शन के ज़ुमरे में नहीं आता, यानी एडिक्शन यानी अगर आप चीनी छोड़ दें तो आप विड्रॉल आमतौर पे नहीं होते। लेकिन उसको जो मिसाल देने का मकसद ये था कि लेकिन हमारा जो लेवल है, मिसाल जो ब्लड डायबिटिक पेशेंट है, अगर उनका 300 रहता है तो उनके जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स हैं वो 300 लेवल पे या 400 पे लेवल करने के एडजस्ट कर चुके होते हैं, थर्मोस्टेट वो एडजस्ट कर चुके होते हैं। द मोमेंट हम उस लेवल को एकदम नीचे से लेके आते हैं, रैपिड डिसेंड आता है, तो उसमें वो फिर वो एडजस्ट नहीं कर पाते। इसीलिए जब हम वेट को कम करते हैं तो हम कहते हैं कि वेट को आहिस्ता आहिस्ता कम किया जाए, ताकि जो बॉडी में आपका ब्रेन के अंदर स्टाइटी सेंटर है जो आपको सेटिस्फेक्शन का सिग्नल देता है कि आपने खाना खा लिया, वो आहिस्ता आहिस्ता एडजस्ट करता चला जाए। अगर आप एकदम वेट को नीचे करें तो आपने देखा बहुत सारे लोग रिएक्शनरी तौर पे एकदम खाना शुरू कर देते हैं और वो फिर उनको भी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसलिए वेट रिडक्शन भी बड़ा गो लो गो स्लो, ये आप फार्मूला हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो जी मिस। सर एक और सवाल है हमारे पास, महविश शमीम साहिबा हैं, ये पूछती हैं कि हाउ मेडिसिन एडहेरेंस कैन बी इंक्रीज्ड इन डायबिटिक पेशेंट। मेडिकल एडहेरेंस का देखें, इसमें एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है कि मेडिकल एडहेरेंस आखिर आप क्यों दवाई बाकायदगी से लें, बिल्कुल ऐसे क्यों लें, हमें क्या फ़ायदा मिलेगा और हमें क्या नुकसान है। सबसे पहले आपके जहन में जी मुझे फ़ायदा क्या मिलेगा, मुझे कहीं नुकसान तो नहीं होगा। बहुत सारे क्वेश्चन लोग करते हैं जी ये मैं दवाइयाँ खा रहा हूँ, मुझे इनको कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं हो जाएंगे, या किसी दिन छूट जाए तो क्या होगा, इससे क्या होगा। तो मेडिकल एडहेरेंस का मतलब ये है कि आप अपने इस जो ट्रीटमेंट प्लान है उसके साथ एडहेयर रहें, उसके साथ जुड़े रहें, उसके साथ मुंसलिक रहें, ताकि आपको उसके बेनिफिट्स मिलें। क्योंकि डायबिटीज़ एक क्रॉनिक डिजीज़ है और क्रॉनिक डिजीज़ में मेडिकल एडहेरेंस या मेडिसिन एडहेरेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये डे टू डे ट्रीटमेंट है। सबसे पहले ये भी समझाना ज़रूरी है कि डायबिटीज़ को मैनेज किया जा सकता है, क्योर नहीं करते हैं। बिल्कुल। और जो मैनेजेबल डिजीज़ है उनको डे टू डे की बेसिस पे मैनेज करना पड़ता है। तो अच्छा, किसी भी ट्रीटमेंट प्लान के अंदर और ह्यूमन साइकोलॉजी और एनिमल साइकोलॉजी के तहत अगर हम देखते हैं तो आपको रिवॉर्ड और पनिशमेंट पे चलता है। बिल्कुल ठीक है। अगर आपको ट्रीटमेंट शुरू करने से रिवॉर्ड मिलता है, आपको अच्छे कैफियत महसूस होती है, आप अपने को बेहतर महसूस करते हैं, आपकी नींद बेहतर हो जाती है, आपकी दर्दें कम हो जाती हैं, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करती है, तो डेफिनेटली आप उस ट्रीटमेंट के साथ एडहेयर रहेंगे। अगर आपको नेगेटिव फीलिंग होती है पहले दिन से, अगर मैं आप किसी पेशेंट को इंसुलिन देता हूँ, उसको हैवी डोज देता हूँ या कोई ऐसी अद्वियात दे देता हूँ जिससे उनको साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो इट विल क्रिएट नेगेटिव इम्पैक्ट, जैसे काइंड ऑफ पनिशमेंट। तो वो थोड़ा सा उससे हिल जाएगा, उस ट्रैक से हिलने का खतरा पीछे हट जाएगा। तो यू मस्ट गिव समथिंग पॉजिटिव। इसमें फिर वही बात कि ट्रीटमेंट को स्लो शुरू करें, लो साइड से शुरू करें, ब्रीफ करें, पेशेंट को बताएं ये फायदे हैं। और फायदे भी दो तरह के फायदे हैं, एक लॉन्ग टर्म फायदे और एक शॉर्ट टर्म फायदे। अगर पेशेंट की दर्दें ठीक हो जाती हैं इंसुलिन शुरू करने से, उसके जिस्म में बेहतरी आने शुरू हो जाती है, तो ये शॉर्ट टर्म है। लॉन्ग टर्म है कि वो आंखों की कॉम्प्लिकेशन से बचा रहेगा, गुर्दों की कॉम्प्लिकेशन से बचा रहेगा, दिल की कॉम्प्लिकेशन से बचा, ये लॉन्ग टर्म है। लेकिन ये सारी चीज़ें एजुकेशन के साथ हैं। तो एडहेरेंस के लिए ज़रूरी है कि हमें पॉजिटिव टच पेशेंट को ज़रूर दें उसके ट्रीटमेंट के लिए, और उसको ब्रीफ शुरू करें कि ये प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो जब आप जहनी तौर पे तैयार होते हैं किसी चीज़ के लिए, तो आपको उसका साइड इफेक्ट इतना फील नहीं होगा, तो नुकसान आपको इतना फील नहीं होगा। सर इसमें ये तो बात होगी कि जो पर्सन डायबिटिक है वो किस तरह से एडहेरेंस को जो है वो मेंटेन कर सकता है, थोड़ा सा फैमिली का भी इसमें रोल होना चाहिए, आप क्या समझते हैं? फैमिली का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है डायबिटीज़ मैनेजमेंट में। अच्छा, बहुत सारे जो फैमिली मेंबर्स हैं वो बिहेव और तरह से करते हैं। मेरे साथ जब पेशेंट कंसल्टेशन में होते हैं, उनके साथ आमतौर पे उनके बच्चे साथ होते हैं या उनकी वाइफ होती है, और अक्सरियत के जो वो फैमिली मेंबर्स हैं वो एक पुलिस की तरह का रोल होता है उनका। वो उनके साथ उनको चेक एंड बैलेंस रखने वाले लोग, उनको ये कर रहे होते हैं, उनकी जासूसी कर रहे होते हैं। okay. वो रात को छुप के जब किचन की लाइट जले और देखते हैं कि फ्रिज में किसने दरवाज़ा खोला, और वो देखते हैं उसको देखते हैं कि जेम्स बॉन्ड की तरह के ये इसने रात को इतने बजे दरवाज़ा खोला था और ये इसने फ्रिज से निकाल के जो केक बचा हुआ था वो सारा ख़त्म किया। ठीक है। तो ये चीज़ जो है ना, इंसानी फितरत के मुताबिक ये नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है, जहन के ऊपर एक मनफी असरात मुरतब होते हैं। तो हमें जो फैमिली मेम्बर्स का रोल है वो पुलिस की तरह नहीं होना चाहिए कि आपको वो एक लॉ अबॉर्डिंग अथॉरिटी के तौर पे आप करें।
वो उनका रोल फैसिलिटेटर का रोल होना चाहिए कि उनको फैसिलिटेट करें। उनको अगर उनको कुछ प्रॉब्लम क्रेविंग हो रही है, अब देखें उनकी शुगर तो नहीं लो हो रही, उनको उनके सामने वो टेम्पटेशन ना लेके आए। अगर गर्मियों में टोकरियां भर भर के आमों की और सारे उनके सामने बैठ के खाएंगे तो ऑब्वियसली ह्यूमन नेचर है, तो ह्यूमन नेचर है, तो वो उस पे कर सकते हैं। अगर आपने आम भी खाना है तो उनसे जरा छुप के छिपा के खा लें, और उन पे अगर वो खा भी रहे तो उनको बताएं कि ये पोर्शन कंट्रोल करके खा लें, तरतीब से खा लें, इस तरह ये आपके खाने के टाइम में ये फ्रूट का उनको फैसिलिटेट करें। क्योंकि जब आप किसी पे आप रूलर की तरह बात करेंगे, उसके हुक्म चलाने की बात करेंगे, और फिर उससे फ्रिक्शन पैदा होती है, लड़ाई होती है, झगड़े पैदा होते हैं, पेशेंट और ख़राब होता है, मूड में तो जो एडहेरेंस की बात करें तो उसकी एडहेरेंस से भी मुतासर होती है। बिल्कुल सही सर। मेरा ख्याल है आज के प्रोग्राम के लिए मिस साजिदा इजाज़त ले लीजिए। श्योर सर, आपने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया, बहुत अच्छे सवाल किए। थैंक यू। सो थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर इम्तियाज़ हसन, आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के, वंस अगेन वेरी इंफॉर्मेटिव। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में डॉक्टर इम्तियाज़ हसन से आप सवाल कर सकते हैं। मैं अभी देख रहा था आपके जो लाइव कमेंट्स आ रहे थे, उनमें भी आप हमसे कमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे प्रोड्यूसर साहब, एक किसी ने पूछा हुआ कि लाइव फ़ोन कॉल्स के लिए नंबर हमें चाहिए, तो आज हमारे पास नहीं है, मगर नेक्स्ट टाइम हमने फ़ोन कॉल्स के लिए यहाँ पे हम फैसिलिटी भी देंगे कि आप लाइव भी कॉल कर सकें। और ये जो हमने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा था कि जुनून की कैफियत नहीं होनी चाहिए बाहर में, क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा सर्दियों में डिप्रेशन में चले जाएं या बाहर में बहुत ज़्यादा हमारा मूड एलिवेट हो जाए तो उसमें भी बेतरतीबी शुगर में भी आ सकती है। तो अपने खाने पीने के जो है रोज़मर्रा के अमूर जो हैं उनमें भी ख्याल रखिएगा, और वैसे भी जनरली भी ख्याल रखिएगा। और गैस्ट्रोएंटराइटिस वगैरह जो डॉक्टर इम्तियाज़ हसन ने कहा था कि टेम्परेचर्स अप डाउन हो रहे हैं, ये सब चीज़ों का ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगले थर्सडे को एक दफ़ा फिर से ज़ियाबीतिस के साथ कैसे जिए डॉक्टर मोहम्मद इम्तियाज़ हसन से पूछिए। इसी प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।